अब दलित मूवमेंट की हालत ये देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा अत्याचार जो है वो दलितों के आज की तारीख में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। दलित महिलाओं के साथ अगर सबसे ज्यादा रेप अगर हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बावजूद उसके कि अभी कल ही शायद जो है या परसों जो है बहन मायावती एक रैली करती है ना, और वो योगी सरकार की सराहना करती है। कुछ लोगों ने मायावती के बारे में ये भी एक प्रदर्शन बनाया है, वो कह रहे हैं कि इतने सालों तक मायावती छुपी रही ताकि बीजेपी उनको जेल में न डाले। लेकिन जो है वो जो काशीराम जी ने जो दलित मूवमेंट खड़ा किया था और पूरे देश में एक उम्मीद बनी थी कि मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, है ना। तो कारण क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहन जी ने पूरे दलित मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया, जूता उछाला गया। ये उस दलित मूवमेंट के कमजोर होने का ही दुष्परिणाम है। जरा आप कल्पना कीजिए कि वो राकेश किशोर जो है जिसने जूता उछाला, उसके बजाय कोई अब्दुल खान ने जूता उछाल दिया होता तो क्या मीडिया का रवैया यही होता? क्या अब्दुल खान के पूरे खानदान जेल में नहीं होता? अब्दुल खानदान के पूरे खानदान पे बुलडोजर नहीं चल गया होता? और क्या प्रधानमंत्री जी को प्रतिक्रिया देने में 24 घंटे लगते? जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए मुद्दे को लेकर। हमारे साथ हैं डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, और राजस्थान एसडीपीआई के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। हम चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस गवाई के ऊपर जो जूता फेंका गया और जो उनका अपमान किया गया, इस घटना को लेकर हम शाहबुद्दीन खान साहब से कुछ सवाल पूछेंगे। शाहबुद्दीन खान साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आदाब, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हमारा ये सवाल रहेगा कि जस्टिस गवाई के ऊपर जूता फेंका गया जी, ये उनका अपमान है, संविधान का अपमान है, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए साहब, जो ये गवई साहब पे जो जूता फेंका जी, ये उस मानसिकता ने फेंका जी, जिस मानसिकता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। ओके, है ना जी। तो ये उसी मानसिकता का रिफ्लेक्शन है जो जस्टिस गवई पे जूता फेंका गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ जूता नहीं उछाला गया है, ये देश के लोकतंत्र की तरफ जूता उछाला गया है, देश के संविधान की तरफ जूता उछाला गया है, और देश की जो दलित आबादी है उसकी तरफ के जूता उछाला गया है। और ये मानसिकता आज की मानसिकता नहीं है। ये जिस वक्त जो जूता उछाला गया, उस वक्त उस व्यक्ति ने जो बोला, उस मानसिकता को समझिए। उस व्यक्ति ने बोला कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये मानसिकता वो मानसिकता है जो 5000 साल पुरानी मानसिकता है, जिसमें दलित समुदाय को जो है वो शूद्र समझा जाता था और उसको समाज में कोई अधिकार नहीं होता था। और यही वो मानसिकता है जिसके खिलाफ जिंदगी भर जो है बाबा साहब अम्बेडकर लड़ते रहे। यही वो मानसिकता है जो आज़ादी से पहले जानवर तो तालाब में पानी पी सकता था, लेकिन जो है वो दलित या शूद्र तालाब में पानी नहीं पी सकते थे जी। तो इस मानसिकता ने जो है बाबा साहब के बनाए संविधान को सालों तक सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया कि इस संविधान को एक अछूत ने लिखा है। और बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल लेके आए तो पूरे देश में जो है वो बाबा साहब के पुतले जलाए गए। ये वो मानसिकता है। और ये पहला वाकया नहीं है, मैं एक आध और वाकया आपको सुनाता हूँ। देश के राष्ट्रपति हुए रामनाथ कोविंद जी, उनकी पत्नी जो है उड़ीसा के एक मंदिर में दर्शन करने गई। अच्छा, पुरी में? हाँ, जो पुरी में जहाँ है ना, तो उसको गर्भगृह में नहीं ले जाया गया, उसको बाहर से ही जो है वो दर्शन करवा के भेज दिया गया। ऐसे ही जो है बाबू जगजीवन राम इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने एक संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे डॉक्टर संपूर्णानंद, तो उनकी मूर्ति का अनावरण के लिए बुलाया होगा, वो गए होंगे। तो जब वो चले गए
तो क्योंकि वो ब्राह्मण से बाबू वो डॉक्टर संपूर्णानंद जी, तो मूर्ति का गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। और ये वो मानसिकता है जो अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर था और वो चुनाव हारे और योगी जी जब चीफ मिनिस्टर बने, तो सीएम वाले बंगले में गृह प्रवेश से पहले उस बंगले को गंगा जल से पवित्र किया गया, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो पिछड़ा समुदाय का था। तो अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब देश का चीफ जस्टिस पे जूता उछाला जा सकता है, तो देश आम आदमी आम दलित का क्या हाल होगा। मैं 50 गाँव को जानता हूँ। नहीं, ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई घटना द्रौपदी मुर्मू के साथ भी हुई है। हाँ, वो एक संसद भवन का जब नए संसद भवन का जब हुआ, हाँ। तो उनको नहीं बुलाया गया, है ना। तो लगता है कारण यही मानसिकता रही होगी। नहीं, अगर इस मानसिकता की हम बात करें कि आजादी के इतने साल, मान लो 75-80 साल होने जा रहे हैं, आजादी से पहले भी दलितों की यही स्थिति और आज भी लगभग यही है। ऐसा क्यों, मतलब उनकी स्थिति में बदलाव क्यों नहीं आ रहा, वो मजबूत क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, क्या है कि कोई किसी भी समुदाय पे अगर हजारों साल तक अगर अत्याचार अगर होता है, तो उस मानसिकता को बदलने में समय लगता है। आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी मैं बहुत सारे गांवों को जानता हूँ जहाँ दलित समुदाय का व्यक्ति स्वर्ण समुदाय के मंदिर में नहीं जा सकता। आज भी छोटे मोटे जो देहात के गांव है, वहाँ दलित के बाल नाई नहीं काटता है। अब आपका सवाल ये है कि इतने साल बाद भी जो है वो बदलाव क्यों नहीं आया, है ना। तो देखिए, एक तो जो दलित मूवमेंट जितने भी खड़े हुए बाबा साहब के स्वर्गवास के बाद, तो सबसे बड़ा दलित मूवमेंट खड़ा किया काशीराम जी ने जी। तो काशीराम जी का नारा यह था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, है ना। और वो इस तथाकथित मनोवादी मानसिकता से इस कदर पीड़ित थे कि उनकी सभाओं में खुलेआम नारा लगा करता था कि तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, खुलेआम लगता था नारा, है ना। लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद जो है मायावती जी जब पार्टी की सुप्रीमो बन गई, तो उन्हीं की सभाओं में नारे लगने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। तो जिस विचारधारा का बाबा साहब ने विरोध किया, काशीराम जी ने विरोध किया, सत्ता के लिए जो है वो समझौता हुआ। तो एक तो ये रहा। दूसरा, आप इस पूरे प्रकरण में देखिए कि संसद में लगभग 132 जो है वो सांसद दलित समुदाय से हैं। कितने लोग जो है वो गवई जी के साथ खड़े हुए। और आप हैरान होंगे कि इस घटना की पर प्रतिक्रिया जो भी व्यक्त होनी थी, पूरे देश ने उसके कड़े शब्दों में निंदा की। और ये ऐसा करते हैं जिसका जितना कठोर शब्दों में निंदा की जाए, जितनी कठोर शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि देश में पहली बार कोई दलित बौद्ध जो है वो चीफ जस्टिस बना है। तो प्रधानमंत्री जी को 24 घंटे लग गए कंडेम करने में। और सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो है जिस अंदाज में खुल के सामने आना चाहिए था वो नहीं आए। पुलिस ने उस आज गवई साहब ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए ठीक है उसको माफ कर दिया। नहीं, क्या ये गवई साहब ने गलत नहीं किया? नहीं, मतलब ये उनका फैसला है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता जी जी। लेकिन जो है वो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती थी अपनी तरफ से केस करने की? क्या आपने उसको 4 घंटे में छोड़ दिया? क्या वो किसी का फूफा लगता था या चाचा ताऊ लगता था? भाई आपने देखा होगा कि किसी ने मान लीजिए मोदी जी पे टिप्पणी कर दी या किसी ने योगी जी पे टिप्पणी कर दी, तो क्या ये खुद एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं? क्या पुलिस अपनी मर्जी से एफआईआर करके जो भी व्यक्ति अपराधी है या ऐसा कोई गलत कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो क्या गवई साहब खुद जाते हैं एफआईआर दर्ज कराने? आखिर पुलिस ने अपने स्तर पर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की? और हैरानी ये हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ने ऐलान किया कि भाई हम इस घटना के विरोध में जो है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैंने वीडियो देखा, 5-7 वकील हैं, जबकि अकेले दिल्ली में कोई 2000 दलित वकील होंगे। तो जो आपका सवाल है वो ये है,
जवाब ये है कि सब जो है सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को भी समाज से कोई लेना देना नहीं है। अगर समाज से लेना देना होता तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। क्या दलित समाज, क्या स्वर्ण समाज का सिर्फ एक मोहरा बन के रह गया है? क्योंकि देखा जाए तो अपर कास्ट जैसे चाहे वैसे दलितों को इस्तेमाल कर लेती है, मारती है, जुल्म करती है, फिर भी वो ऑफ नहीं करते। देखो, एक तो क्या है कि दलित समुदाय आपस में ही बहुत सारा बटा हुआ है, भयंकर वाला, उनमें फूट पड़ी हुई है, बंटवारा है वैचारिक स्तर पर। फिर जिस बहुजन मूवमेंट की हम बात करते हैं, बाबा साहब ने जो बात की संगठित रहो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और दलितों के विकास के लिए, उत्थान के लिए बहुत सारी चीजें बोली। लेकिन जितने भी दलित मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, दलित विचारक हैं, वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को जय भीम कह दिया और वो समझ रहे हैं वो हो गए अम्बेडकरवादी। फिर क्या हुआ कि जो ये सो कॉल जो भी संगठन है, जो दलित विरोधी संगठन है, ये आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए। तो आप देखते होंगे चुनावों में पैसा खूब सारा दलितों पे खर्च होता है। आप देखते होंगे कि शराब बहुत सारी खर्च होती है। आप देखते होंगे कि ये जो मस्जिदों के बाहर जो नारे लगाने, रोज जो नाचने वाले लोग हैं, है ना, वो बहुसंख्यक दलित समुदाय से हैं। जबकि दलितों के और मुसलमानों के बीच में तो ऐसा कोई झगड़ा ही नहीं है, वो सिर्फ एक मोहरा बने हुए, एक मोहरा बने हुए हैं। और ये तब तक नहीं आएगा जब तक दलित समाज जो है वो एकजुट नहीं होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दलितों की जो आज आज़ादी के बाद की जो इतनी बुरी हालत है, देखिए सरकारों ने तो कोई प्रयास नहीं किया कि दलित समुदाय का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास हो। लेकिन जो आरक्षण के जरिए दलित समाज के लोग जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए, जैसे कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई मंत्री बन गया, वो भी अपने समाज से कट गए। एक तरीके से वो अपने ही समाज में एक अलग एलिट किस्म का वर्ग बन गया। तो आप उनको दलितों का जो है वो मनुवादी कर सकते हो, है ना। उनको उन्होंने अपने समाज से कोई वास्ता ही नहीं रखा। वो समाज से वास्ता तब रखते हैं जब चुनाव आ जाते हैं, तब जाके फिर उनको अपने समाज की याद आती है। तो ये अगर मान लीजिए एक दलित अफसर ये तय कर लेता अफसर बनने के बाद कि भाई मैं अब आर्थिक रूप से संपन्न हो गया हूँ, मैं 4 बच्चों को अडॉप्ट करूंगा और 4 बच्चों को अडॉप्ट करके 4 को अफसर बनाऊंगा, तो जो समाज, मतलब जो समाज के प्रति जो देने की भावना होनी चाहिए थी, सेक्रीफाई करने की भावना होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और जहां मतलब दलित समुदाय को अभी भी अगर मान लीजिए समाज की मुख्य धारा में आना है या दलित समाज को बराबर आना है, देखिए देश को चला रहा है अभी कॉरपोरेट सेक्टर जी, है ना। और कॉरपोरेट सेक्टर में देश के तकरीबन 2,000 लोग होंगे जिनके पास देश की 40% कैपिटल चली गई है, सिर्फ 2,000 लोगों के पास। उसमें दलितों का कितना? आप ऊपर से मतलब 1 से लेकर 100 तक के बड़े कॉरपोरेट हाउसेज आप गिनोगे तो उसमें एक भी दलित नहीं है। तो मतलब जो देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर रहे हैं वहां दलित भागीदारी नहीं है। फिर जो प्रोपेगेंडा जो चल रहा है वो चलता है मीडिया के जरिए। उस मीडिया में जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कुछ अडानी के हैं, कुछ अंबानी के हैं, कुछ और कॉरपोरेट सेक्टर के हैं। तो यानी जो मीडिया है वो भी कॉरपोरेट सेक्टर के पास है। आप ताज्जुब करोगे कि प्राइम टाइम में एक भी दलित बड़ा एंकर नहीं है। तो ना आपकी मीडिया में भागीदारी है, ना देश की जो अर्थव्यवस्था जो पूरे देश की राजनीति को, पूरे समाज को जो कंट्रोल करती है, वहां भागीदारी नहीं है। तो दलित समुदाय देश का सबसे बड़ा समुदाय है और मूल निवासी है। ये दलित शब्द तो अब आया है, बाकी आदिवासी और जो दलित समुदाय है ये देश का मूल निवासी है। और इन दोनों की न जो है वो अर्थव्यवस्था में भागीदारी है, न मीडिया में भागीदारी है। तो दलित समुदाय को अगर मान लीजिए अपने अधिकार जो वो जो काशीराम जी कहते थे, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसका उनका अर्थ क्यों राजनीतिक भागीदारी नहीं थी, वो सारी भागीदारी की बात करते थे।
और बाबा साहब भी ये कहते थे कि सारी समस्याओं का जो ताला है उसकी चाबी है सत्ता की भागीदारी। तो दलित समुदाय जब तक कॉरपोरेट सेक्टर में अपनी भागीदारी पैदा नहीं करेगा, और चूंकि अब मीडिया खड़ा करना तो इसलिए मुश्किल है कि तमाम तरह जो मीडिया है वो सरकार के विज्ञापनों से चलता है। बिल्कुल। और जाहिर सी चीज है, अगर कोई दलित समुदाय का मान लो सैटेलाइट चैनल आता है तो सरकार उसको जो है वो रेवेन्यू नहीं देगी, तो वो चल नहीं पाएगा। लेकिन अल्टरनेटिव मीडिया तो खड़ा हो सकता है ना। और सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये सारे खड़े हो सकते हैं। अब दलित मूवमेंट की हालत ये देखिए कि उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा अत्याचार जो है वो दलितों के आज की तारीख में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। दलित महिलाओं के साथ अगर सबसे ज्यादा रेप अगर हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बावजूद उसके कि अभी कल ही शायद जो है या परसों जो है बहन मायावती एक रैली करती है ना, और वो योगी सरकार की सराहना करती है। तो आप जिस समुदाय को रिप्रेजेंट करती है उस समुदाय पर स्टेट में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। उस स्टेट की सरकार जो है वहां कानून व्यवस्था नहीं है, वहां दलित महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, और आप मंच से उस सरकार की सराहना करते हैं। तो इसका मतलब जो है वो आप भी टूल की तरह इस्तेमाल हो रही हैं जी, है ना। मतलब बाबा साहब, ये कुछ लोगों ने मायावती के बारे में ये भी एक प्रदर्शन बनाया है कि वो कह रहे हैं कि इतने सालों तक मायावती छुपी रही ताकि बीजेपी उनको जेल में न डाले। क्या ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर थे, इस वजह से वो खामोश रही थी? देखिए, मैं मतलब कोई व्यक्तिगत सवाल पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन पे आरोप थे या नहीं थे। लेकिन जो है वो जो काशीराम जी ने जो दलित मूवमेंट खड़ा किया था और पूरे देश में एक उम्मीद बनी थी कि मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, है ना। तो कारण क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहन जी ने पूरे दलित मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया। न केवल काशीराम जी की मेहनत को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बाबा साहब ने जो विचार इस देश के सामने दलित उत्थान के लिए रखे थे उसको नुकसान पहुंचाया। तो मुझे लगता है कि बहन जी का जो भी स्टैंड इन पिछले 3-4 साल में रहा है, कारण क्या रहे हैं, उससे दलित मूवमेंट को बहुत नुकसान हुआ है। और उसका नतीजा ये है कि ये जो चीफ जस्टिस पे जो जूता उछाला गया, ये उस दलित मूवमेंट के कमजोर होने का ही दुष्परिणाम है। अगर दलित मूवमेंट अगर मजबूत होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि सीजीआई पे जो है जूता उछाल देते। ये मामूली घटना नहीं है। मतलब चीफ जस्टिस पे जूता उछाल देना मामूली घटना नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि उस आदमी, जिस आदमी ने जूता उछाला है, उसको कोई अफसोस नहीं है। वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि मुझे तो भगवान ने आके सपने में कहा कि तू जा और ये कर। अगर मान लीजिए भगवान ने ऐसा किया तो इसका मतलब भगवान के नजदीक भी सब बराबर नहीं है। और हैरानी ये है कि मीडिया जो है वो उसको दिखा रहे हैं, चांस दे रहे हैं। एक व्यक्ति ने इतना निंदनीय कृत्य किया और मीडिया उस आदमी को मौका दे रहे हैं जिसकी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए। जरा आप कल्पना कीजिए कि वो राकेश किशोर जो है जिसने जूता उछाला, उसके बजाय कोई अब्दुल खान ने जूता उछाल दिया होता तो क्या मीडिया का रवैया यही होता? क्या अब्दुल खान के पूरे खानदान जेल में नहीं होता? अब्दुल खानदान के पूरे खानदान पे बुलडोजर नहीं चल गया होता? और क्या प्रधानमंत्री जी को प्रतिक्रिया देने में 24 घंटे लगते? और क्या वो वकीलों के प्रोटेस्ट में 7 आदमी होते? तो आप दोहरे मापदंड को समझिए कि अगर यही कृत्य अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कर देता, क्योंकि मुस्लिम समुदाय तो कानून को मानने वाला, देश के संविधान को मानने वाला, तो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला समुदाय है। पर जरा आप कल्पना करके देखिए कि राकेश किशोर के बजाय अगर ये होता
क्या मीडिया का यही रवैया रहता? जी बिल्कुल। इसका मतलब दलित विरोधी मानसिकता जो 5000 साल से चली आ रही थी वो अब भी बरकरार है, और जिस मानसिकता ने बापू की हत्या की थी उसी मानसिकता ने गवई साहब पे जूता उछाला है। जी शुक्रिया शाहबुद्दीन साहब हमें वक्त देने के लिए। ये थे हमारे साथ इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर शाहबुद्दीन खान साहब। दलितों के लिए एक अच्छा मैसेज दिया है। सोचने वाली बात है, किसी का मोहरा बनने से अच्छा है कि अपने समाज को खुद मजबूत करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।